सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। पर नेताजी की कुछ बातें ऐसी भी है जो आज भी राज बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। 1945 ये वो समय था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ थे अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और ब्रिटेन, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटाली और जापान थे। सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखा था और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देकर भारत के बाहर जाके आज़ादी के लिए अपने साथियों के साथ प्लानिंग की। उसके बाद नेताजी जर्मनी के लिए रवाना हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 मई 1942 के दिन जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए जर्मनी की मदद मांगी थी, पर उन्हें हिटलर से जो उम्मीद थी वो पूरी हो सके वैसा लगा नहीं, क्योंकि हिंद को आज़ादी मिलना और आज़ादी की लड़ाई हिटलर के लिए एक मजाक समान थी। उसके बाद नेताजी जर्मनी के बाद वो अंततः जापान पहुंचे। प्रधानमंत्री हिकेंद्र तोजो ने उनका स्वागत किया तथा उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने का वचन दिया। 4 जुलाई 1943 को उन्होंने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस से अपने हाथों में ले ली और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की और वो सर्वोच्च कमांडर बने और सिंगापुर में मुख्यालय बनाया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में नेताजी ने आज़ाद हिंद नाम की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें 3 विश्व शक्तियाँ जर्मनी, जापान और इटालियन शामिल थे। उसके बाद नेताजी ने जनवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून स्थापित कर दिया। नेताजी ने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" उससे पूरी आज़ाद हिंद फौज को प्रभावित कर दिया और उनमें आज़ादी के प्रति जुनून भर दिया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज आराकार मोर्चे पर पहुंच गई और दिल्ली चलो का नारा जपते हुए हिंद की भूमि की ओर आगे बढ़ी। आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च को बर्मा की सीमा पार की और पहली बार भारत की भूमि पर आकर खड़ी हुई। लेकिन उसके बाद आज़ाद हिंद फौज इल्काम में 3 मील के भीतर रोक ली गई और उनके पास वायुसेना न होने पर वो असम के भू क्षेत्र में घुस सके नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में अंग्रेजी वायुसेना आज़ाद हिंद फौज को रोकने में सफल हुई और उसी समय बर्मा में शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने आईएनए की सप्लाई लाइनों को जलमग्न कर दिया और नेताजी ने अपनी फौज को पीछे हटने का आदेश दे दिया। उसके बाद वो सिंगापुर आ गए। बाद में नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज की ताकत को बढ़ाने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया था, जिसमें उन्होंने तय किया था कि वो सिंगापुर से बैंकॉक, बैंकॉक से साइगोन, उसके बाद तुआन जो आज का वियतनाम में पड़ता है, उसके बाद ताइपे जो आज का वर्तमान ताइवान है, उससे मंचूरिया, मंचूरिया से फिर टोक्यो की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी समय में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जिसमें जापान भी शामिल था और युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया और जापान को फिर सरेंडर करना पड़ा। इस कारण नेताजी को जापान से मदद मिलना बंद हो गई और नेताजी ने कहा कि भले ही जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। बाद नेताजी एक प्लेन में बैठकर ताइवान से ताइपे पहुंचे, जो आज का ताइवान है। उनके साथ उनके साथी हबीबुर रहमान थे और बाकी जापानीज थे। ये प्लान जापानीज के लिए था और उसमें सिर्फ नेताजी की जगह थी, पर नेताजी ने रिक्वेस्ट की, मेरे साथ मेरे साथी हबीबुर रहमान भी जाएंगे। फिर प्लेन में जापानी सैनिक, कैप्टन और नेताजी उनके साथी के साथ प्लेन में बैठे। नेताजी आगे की ओर पेट्रोल टैंक के पास बैठे थे और उनके पीछे उनके साथी हबीबुर रहमान थे। प्लेन ने जब ताइपे से आगे का सफ़र तय करने के लिए उड़ान भरी, तभी प्लेन में राइट फैन इंजन में गड़बड़ के कारण आग लगी और प्लेन 60 से 70 फीट की ऊंचाई से प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी आगे के दरवाजे से छलांग लगाई, पर नेताजी पेट्रोल टैंक के पास थे। उससे उनका पूरा शरीर पेट्रोल से कवर हो चुका था, जिससे उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली और नेताजी जलने लगे। फिर हबीबुर रहमान ने नेताजी के कपड़ों पर लगी आग बुझाई, जिससे हबीबुर रहमान के हाथ भी जल गए, पर तब तक नेताजी पूरे जल चुके थे। उसके बाद नेताजी को ताइपे के हॉस्पिटल में रखा गया और कहा जाता है कि नेताजी का ताइपे के हॉस्पिटल में इलाज के वक्त निधन हो गया। उनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था।
ऐसा सरकारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और सरकारी दस्तावेज भी यही कहते हैं। आज भी लोग नेताजी की इस डेथ को सही नहीं मानते, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई ने नेताजी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने से मना कर दिया था और सरकारी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने अपना मन बना लिया है कि नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश अकस्मात में ही हुई थी। इसके बाद नेताजी के बारे में और नई बातें सामने आने लगी। फिर सरकार ने शाहनवाज खान को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा और उनकी रिपोर्ट 1956 में एक्सेप्ट कर ली गई और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि नेताजी की मौत एक प्लेन एक्सीडेंट में ही हुई थी। और फिर उनके भाई ने एक महीने बाद दूसरी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया था कि नेताजी की मौत प्लेन एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है। और नेताजी के भाई ने 1966 में कहा कि उनके भाई मार्च में लौट आए थे। इसी बात से लोगों में शंका पैदा हुई और लोगों को लगने लगा कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई भी थी कि नहीं। और फिर शाहनवाज खान की रिपोर्ट की आलोचना की गई। लोगों ने कहा कि ताइवान जाए बिना क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके बाद नेताजी के बारे में और नई बातें सामने आने लगी दोस्तों। एक और थियोरी पॉपुलर हुई 1960 में। फिर एक बात और सामने आई जिसमें कहा जाता है कि नेताजी किसी तरह सोवियत यूनियन पहुंच गए मदद के लिए, पर उन्हें वहां साइबेरिया की जेल में रखा गया और टॉर्चर के कारण उनकी मृत्यु हुई। ये सोचने की बात है कि सोवियत यूनियन ऐसा क्यों करेगा। इस थियोरी के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू को डर था कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आ गए तो उनकी पोजीशन का क्या होगा, क्योंकि नेताजी भारत में काफ़ी फेमस थे ने। इसकी वजह से नेहरू जी के कहने पर सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को मार दिया। पर यह थियोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। इसके कारण शाहनवाज की रिपोर्ट पर दबाव पड़ा, जिसके कारण फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी, जिसकी जिम्मेदारी समर गुहा को दी। और ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जीते थे और पार्लियामेंट में पहली स्पीच में उन्होंने कहा था कि वो नेताजी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे 350 एमपीज़ के साइन मांगे और फिर वो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दिया, जिससे 1970 में इंदिरा सरकार ने जीडी खोसला को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी और समर गुहा को उनकी मदद करने को कहा। फिर ये दोनों इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताइवान गए। फिर वो उस हॉस्पिटल में भी गए जहाँ सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था और वो सारी जगह पे गए जहाँ से कुछ पता चल सके। इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी नई बातें सामने आई। इन 4 सालों में जीडी खोसला ने 200 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि नेताजी को उन्होंने मॉस्को में देखा था। एक और व्यक्ति ने बताया कि नेताजी उन्हें मैसेज भेजा करते थे। अब इतनी बड़ी जांच करने के बाद भी जीडी खोसला के इन्वेस्टिगेशन भी शाहनवाज खान के जैसे ही होने लगी। उन्होंने कहा कि नेताजी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिससे अफवाहें बंद हो जाएंगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अफवाहें बंद नहीं हुई। इसका एक कारण था। जी हाँ, 26 जून 1975 समर गुहा वो व्यक्ति थे जिन्होंने वादा किया था कि वो सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री को सुलझाएंगे, पर उन्होंने अपना मन बदल लिया। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। फिर उन्होंने जेल में रहकर एक किताब लिखी थी जिसमें लिखा गया था कि जीडी खोसला ने उतनी मेहनत नहीं की नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में। उसके बाद थोड़ा समय बाद समर गुहा जेल से बाहर आए। तब एक और थियोरी ज़्यादा पॉपुलर थी जिसमें कहा जाता है कि नेताजी एक गुमनामी बाबा बन गए हैं और वो उत्तर प्रदेश में है। इसके पीछे का कारण थे लेखक अनुज धन। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि नेताजी एक साधु बन गए हैं और वो 1985 तक जिंदा थे। और वो ये भी कहते हैं कि भारत सरकार ने नेताजी के बारे में झूठ बोला है। और अनुज धन कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सरकारी अफसर और फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स के जरिए हुई है। और अनुज धन कहते हैं कि नेताजी गुमनामी बाबा बने हैं और वो जनता के सामने आएंगे तो विदेशी देशों का भारत पर दबाव पड़ेगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि नेताजी सबके सामने आएंगे तो विदेशी देशों का हमारे भारत पर क्यों दबाव पड़ेगा। के पीछे का भी एक और बड़ा कारण है, जानते हैं आगे। वो बाबा से मिले थे। उन्होंने उनकी नॉलेज, उनकी भाषा सब सुभाष चंद्र बोस जैसा बताया। पर मुझे ये समझ में नहीं आता
कि नॉलेज, भाषा या ज्ञान होने से वो सुभाष चंद्र बोस थोड़ी हो गए, नेताजी थोड़ी हो गए। इसका क्या सबूत है? पीछे कारण है, उन्होंने अपनी थियोरी को साबित करने के कारण ये बात कही है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने और इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने ये बाबा वाली थियोरी को तो रिजेक्ट ही कर दिया था। अब इतनी थियोरी के बाद भी नई 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 थियोरी आती रहती है। इसके पीछे का क्या कारण है आपको पता है? कई लोग रशियन थियोरी पर भी विश्वास करते हैं, पर सच तो यही है कि नेताजी एक प्लेन दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। ऐसा ही मानना होगा। 100% नहीं, पर अफवाह करना आसान होता है, पर इन्वेस्टिगेशन करना उतना ही मुश्किल होता है। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत सच हो सकता है, पर अफवाह का कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को सच मानना ही हमारे लिए अच्छा होगा।